हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज जो हमने पीछे चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया था उसी को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। पिछली क्लास में हमने बेसिकली क्या किया था, रिएक्शंस के बारे में किया था कि केमिकल्स का रिएक्शन होता कैसे, दैट्स मीन एसिड बेस, इनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। और वहाँ पे हमने ये भी देखा कि कैसे कैसे रिएक्शंस हमें मिले और उसमें प्रोडक्ट क्या बना, क्या क्या चेंजेस आए। आज हम बेसिकली उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि इस चैप्टर में बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर अप करेंगे। वही मैं आपको स्टार्टिंग वाला ही पॉइंट रखता हूँ कि आखिर हम एसिड और बेस को अगर हम डिफरेंट करते हैं तो कैसे करेंगे उसको, यानी कि आइडेंटिफाई तो कैसे करेंगे, पहचानना कैसे पहचानेंगे। तो मैंने बताया था पिछली बार कि बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं कि वो खट्टा है या कड़वा है। तो खट्टा जो हो गया वो एसिड हो गया और जो कड़वा हो गया वो बेस हो गया। तो हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, राइट, नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करते हैं, जब हमें टेस्ट ना करना हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स, राइट। हम आज उसी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंडिकेटर्स। तो व्हाट इज़ द इंडिकेटर? इंडिकेटर बेसिकली वो होते हैं जो इंडिकेट करते हैं। जैसे देखो हिंदी में कहते हैं ना, सूचक होते हैं ये। सूचक को हम और डीपली समझे, सूचना देने वाला। तो यहाँ पे क्या है, सूचक सूचना दे रहा है, यानी कि वो हमें क्या सूचना देगा कि कोई भी सॉल्यूशन या मटेरियल या सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, यही सूचना देगा। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन दे वही हम उसको इंडिकेटर्स कहते हैं, इंडिकेट करता है। अब बेसिकली अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं जो मेनली होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब आप समझते होंगे कि जो प्रकृति के द्वारा या हमें नेचर के रूप से मिलता है, और सिंथेटिक जिसको हम बनाते हैं, यानी कि मैन मेड होता है, केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं। नेचुरल में लिटमस आता है आपका एक, टर्मरिक और हिबिस्कस फ्लावर, जिसको हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं, ये भी एक तरीके का इंडिकेटर होता है। लिटमस की बात करें तो लिटमस में अक्सर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ लिटमस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है या सुना होगा आपने कि अगर हम एसिड को चेक करते हैं लिटमस पेपर से, तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और वही बेस क्या करता है, बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से वो इंडिकेट देते हैं कि कोई भी दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, राइट। अब वहीं सिंथेटिक की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन, ये 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जिनका यूज़ हम एसिड और बेस को फाइंड आउट करने के लिए, यानी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये तो हो गया नेचुरल और सिंथेटिक। इसके अलावा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, याद रखना, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं पीएच स्केल। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये होता है पीएच स्केल, ठीक है, इस तरीके से बनता है ये। अब पीएच, अगर हम यहाँ बात करते हैं पीएच की, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीएच? पीएच का मीन होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की पावर कितनी है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि H आयन बढ़ता है, जब H आयन यानी हाइड्रोजन आयन किसी सॉल्यूशन में बढ़ते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है, यानी कि एसिडिक भी इंक्रीज़ होता है। और वहीं अगर हम OH आयन की बात करें, OH आयन इंक्रीज़ होता है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होती है, यानी उसमें बेस की मात्रा बढ़ता है। ऐसे ही जो हम पीएच स्केल की बात करें तो 0 से 14 तक वैल्यू होती है उसमें, और 7 उसका जो होता है वो मिडिल पॉइंट होता है, और इसको हम न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। याद रखना, किसी भी सब्सटेंस की या सॉल्यूशन की अगर पीएच वैल्यू 7 आती है, दैट्स मीन कि वो न्यूट्रल है, और 7 से कम आएगा तो
उस प्रॉपर्टी को हम एसिडिक कहते हैं। एसिडिक यानी कि अम्लता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे उसकी अम्लता और बढ़ती जाएगी। और वहीं पे अगर 7 से ज़्यादा वैल्यू आती है तो इसकी जो होगी वो बेस वैल्यू बढ़ती जाती है। यानी कि 7 से ज़्यादा वैल्यू आएगी तो समझ लो कि वो सॉल्यूशन या सब्सटेंस ज़्यादा बेस वाली प्रॉपर्टी है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल को यूज़ करते हैं। पीएच स्केल को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है। और उसको हम इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब ये एसिडिक बढ़ता है दैट्स मीन कि यहाँ पे प्लस H आयन इंक्रीज़ हो रहा है, और जब ये इसकी वैल्यू 7 से ऊपर आती है दैट्स मीन कि यहाँ पे OH आयन इंक्रीज़ हो रहा है। सो H आयन जो है वो एसिडिक को बढ़ाता है और OH जो है वो बेसिक को बढ़ाता है, यानी कि बेस बढ़ता है। तो इस तरीके से इंडिकेटर्स का यूज़ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ करते हैं। याद रखना, इंडिकेटर्स में नेचुरल इंडिकेटर यानी कि पीएच स्केल, अगर इसकी वैल्यू 0 से 7 के बीच में आता है दैट्स मीन कि उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होगी, यानी कि अम्लीय होगी। और वहीं अगर उसकी वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की 7 से ऊपर आ रहा है और 14 तक, 7 से 14 के बीच में आ रहा है दैट्स मीन उसकी प्रॉपर्टी बेसिक है। और अगर 7 आ रहा है तो वो बैलेंस है, न्यूट्रल जिसको हम कहते हैं। तो समझ लेना कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई करने में ईजी रखें। और वहीं पे अगर हम कुछ पीएच की बात करें, कुछ पॉइंट्स की पीएच की, तो जैसे डाइजेशन सिस्टम को हमारा पीएच के ऊपर हमारा डाइजेशन सिस्टम वर्क करता है। वहीं अगर हम दांतों की बात करें तो अगर 5.5 से पीएच वैल्यू अगर कम आती है, हमारे मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम होता है तो दांत सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही मिट्टी की बात करें, जो ज़्यादातर सॉइल फर्टाइल होती है उसका पीएच वैल्यू जो है लगभग 7 होता है, यानी एक तरीके से न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो हैं डिफरेंस होते हैं जहाँ पे हम पीएच की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं या उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट याद रखना, हर सब्सटेंस की पीएच वैल्यू सेम नहीं होती है। ऐसे आप भी कई सारे और भी पीएच की वैल्यू अगर पता हो आपको तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। सो नाउ वी मूव ऑन द सेकेंड टॉपिक ऑफ टुडे। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द सॉल्ट, यानी कि नमक, या जिसको हम लवण भी कहते हैं। हम अब इसको जो है सॉल्ट को थोड़ा अच्छे समझेंगे। और हाँ, ध्यान रखना बहुत बड़ी फैमिली है ये, इसीलिए इसको मैंने अकेले में समझाने के लिए पॉइंट आउट किया है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्ट के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो सॉल्ट और बेसिकली क्या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट, जो कि मैक्सिमम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। यानी ना तो ये तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, दे आर न्यूट्रल। यानी कि इनका पीएच वैल्यू कितना होगा कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है। जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट, दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। और इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया था, न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाता है। इसको हिंदी में उदासीनीकरण भी कहते हैं। सो न्यूट्रल हो जाता है, इस तरीके से सॉल्ट फॉर्म होता है। सॉल्ट की प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट्स भी होते हैं और समटाइम ओपेक्यू भी होते हैं। यानी कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं उनके हम आर पार देख सकते हैं, और कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो कि उनके हम आर पार नहीं देख सकते। और मैक्सिमम सॉल्ट जो हैं वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। इसके अलावा कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कि सॉल्ट का कोई कलर नहीं होता मैक्सिमम, और इसके साथ साथ में इनमें कोई अपनी स्मेल अलग से नहीं होती है। ये तो हम कहें तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर हम सॉल्ट फैमिली की बात करें तो मैं कुछ सॉल्ट्स के नाम लिख रहा हूँ, कोशिश करना आप भी इसको आइडेंटिफाई करना। अगर मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, सबसे कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम मैक्सिमम कहाँ यूज़ करते हैं, खाने में। इसके साथ में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अगर हम वहीं पे बात करें, ये किसके हैं, ये क्लोरीन फैमिली में आते हैं, क्लोरीन में आएंगे ये, क्लोरीन फैमिली।
क्यों आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे भी Cl2, यहाँ पे भी Cl, यानी क्लोरीन फैमिली दोनों में ऐड हो रही है, तो ये क्लोरीन फैमिली के सॉल्ट होते हैं। वहीं पे जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट को भी हम एग्जांपल में ले सकते हैं। Zn जिंक क्लोराइड प्लस नॉट अ प्लस एंड जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या है, ये डैश दे रहा हूँ मतलब दोनों को डिवाइड अलग अलग कर रहा है, आप इनको साथ में मत मानना, केवल मैं इनको डिफाइन करने के लिए साथ में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ये भी जिंक, तो जाहिर सी बात है ये कौन सी फैमिली हो गई, जिंक फैमिली का हो गया, क्योंकि इन दोनों में जिंक है। और इसी तरीके से आप कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट का भी ले सकते हो। थर्ड एग्जांपल, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब ये आप गैस कर सकते हो कौन सी फैमिली हुई, यस कैल्शियम, क्योंकि दोनों में कैल्शियम आ रहा है तो हम इसको कैल्शियम भी लिख सकते हैं। ये कैल्शियम फैमिली के सॉल्ट हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ कॉमन सॉल्ट्स के नाम दिए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जानना। चलो फैमिली ना याद हो तो मैक्सिमम फैमिली नहीं पूछा जाता, बट हाँ ये कॉमन सॉल्ट मैक्सिमम आपको जो है वो इक्वेशन में तरह तरह से किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं, राइट। तो अब अगर हम इसको बात करें इनका फॉर्मेशन का भी, तो सोडियम है तो सोडियम के साथ में बनेगा। जैसे इसको भी मैं एग्जांपल में दे ही देता हूँ। अगर सोडियम पहली फैमिली की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl, दे फॉर्म NaCl प्लस H2O, जिससे NaCl बन रहा है ना ये सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही आप सोडियम को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं NaOH प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा, गैस कर सकते हो, सोडियम सल्फेट NaSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉमन बेसिकली कुछ इक्वेशंस होते हैं जो आपके काम में आएगा। इसको बैलेंस कर लो तो ये आएगा 2H2O। तो बेटा ये क्योंकि ये इक्वेशन में इसलिए रखो, मैक्सिमम इस चैप्टर से इक्वेशंस आते हैं किसी न किसी रूप से, तो ज़रूरी है कि इन इक्वेशंस के बारे में आप कुछ लर्न करो। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे ये समझने में बहुत हेल्प करेगा। सो उसी पार्ट में आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉल्ट की कुछ और प्रॉपर्टी। जैसे कुछ सॉल्ट की प्रॉपर्टी एसिडिक भी होती है और कुछ की बेसिक भी होती है। अब आप कहोगे कि अभी तो आपने कहा कि ये न्यूट्रल होते हैं, बट फिर भी कुछ सॉल्ट होते हैं जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी एसिडिक या बेसिक हो सकती है। तो उसके भी एग्जांपल मैं देता हूँ, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम एसिडिक की बात डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से सॉल्ट हैं जिनकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। तो अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएं तो यानी कि NH4OH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो आप गैस कर सकते हैं क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, राइट, NH4Cl प्लस H2O वाटर। याद रखना सॉल्ट के साथ में वाटर तो बनना ही बनना है। और अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करूँ तो यानी कि NH4OH प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा, क्या आप लोग गैस कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट NH4SO4 प्लस सेम वही वाटर। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, मैंने पहले भी कहा था कि इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, सो हम इसको बैलेंस ज़रूर करेंगे। इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, राइट। अब वहीं पे एक चीज़ हम कुछ और डिस्कस करते हैं, क्या बेसिक सॉल्ट के बारे में। आखिर जब हमने एसिडिक सॉल्ट के बारे में जान लिया, अच्छा सॉल्ट यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये बन रहा है सॉल्ट और ये इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, एसिडिक होगी, ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टी भी एसिडिक। अब हम उन सॉल्ट की बात करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी बेसिक होती है। कैसे, जैसे कि हम H2CO3 ले लें, जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। इसका नाम जल्दी आप शायद इसको हो सकता है फर्स्ट टाइम देखे हो। ये
आयनिक कंपाउंड होता है, यानी कि कार्बोनिक एसिड। अब इसको हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। अब ये क्या बनाएगा, इस तरीके में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 फॉर्म करेगा और प्लस सेम वही वाटर H2O। तो इसमें सॉल्ट क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो कैसी होगी, बेसिक प्रॉपर्टी होगी, यानी इसमें बेस की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होगी। वहीं पे हम एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये तो बहुत कॉमन एसिड है, मैक्सिमम आप लोग खाते होंगे नूडल्स वगैरह में। ज़्यादातर जो फास्ट फूड बनते हैं उसमें विनेगर के तौर पे से यूज़ किया जाता है, तो बहुत कॉमन एसिटिक एसिड है ये। इसको भी रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH। तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, राइट, CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस सेम वही वाटर। अब यहाँ पे क्या सॉल्ट बना है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की जो प्रॉपर्टी होगी, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी बेसिक होगी। तो यहाँ पे देखा मैं आपने कि कैसे एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं और बेसिक सॉल्ट भी होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो एसिडिक बेसिक हो सकती है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो कि हमें सोडियम क्लोराइड से फाउंड होते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि आखिर हम सॉल्ट से और क्या क्या केमिकल्स फाउंड कर सकते हैं, हम उन चीज़ को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है, इसको हमने वाटर के साथ में मिक्स किया, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, यानी कि क्लोरीन गैस भी हमें मिलती है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। अब आखिर मैंने ये इक्वेशन क्यों लिखा, क्योंकि इसमें जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या क्लोरीन जो हो गया, और ये जो है आपका हाइड्रोजन जो हो गया, इनके अपने फंक्शन होते हैं, यानी इनका अपना यूज़ होता है। और क्या यूज़ होता है उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन जो है ये किस में यूज़ होता है, मैक्सिमम फ्यूल में यूज़ होता है, फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। और फर्टिलाइज़र्स जो बनता है, फर्टिलाइज़र्स में भी इनका यूज़ किया जाता है, दो चीज़ों में खासकर, ठीक है, फ्यूल के रूप में। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल के रूप में बहुत यूज़ किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा रॉकेट वगैरह में हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर हम Cl2 या क्लोराइड की बात करें तो इसका मैक्सिमम जो यूज़ होता है, सॉरी क्लोरीन का, तो वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट आपने सुना होगा कि कहते हैं कि एक बाल्टी पानी में क्लोरीन का एक टैबलेट डाल दो तो पानी के सारे बैक्टीरिया जर्म्स मर जाते हैं। तो ये वाटर ट्रीटमेंट में काफ़ी यूज़ होता है। इसके साथ साथ में PVC बनाने में, CFC में, और बहुत सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और इवन ब्लीचिंग पाउडर, अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर भी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कितनी सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिफ़ाइन किया। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत कॉमन है, इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री में क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे जो है वो सोप वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, सोप बनते हैं, साबुन वगैरह बनते हैं, डिटर्जेंट बनते हैं, इसीलिए इसका यूज़ जो है पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है। तो ये बेसिकली मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल दिए हैं ताकि आप इसको समझ सको कि देखो कैसे सॉल्ट से भी हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और उनसे क्या क्या रिएक्शंस करके कितनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। शायद आप आज से पहले आपको ये ना पता रहा हो कि ये सब भी बनता है सॉल्ट से, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और पहली बार अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाले हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने इक्वेशन में ब्लीचिंग पाउडर का नाम लिखा था ना, तो हम ब्लीचिंग पाउडर को डिस्कस करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है। ब्लीचिंग पाउडर के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिकली लाइम वाटर भी होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, Cl2 क्लोरीन गैस के साथ में। देन क्या फॉर्म होगा,
ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड क्या हो सकता है, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं। जब इसका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ में करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्या आपको ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम मालूम है? अगर पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर तो मैं नॉर्मल नाम ले रहा हूँ, बट इस इक्वेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ तो नाम होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, तो ये होता है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है, तो आप लोगों ने घर में भी सुना होगा कि कहते हैं घर में कि इस कपड़ों को जो है ब्लीच करना है या हम बाहर ब्लीच करवा लें। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ पे होता है? एक तो वाटर क्लीनअप के रूप में भी होता है, पानी को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ में एक तरीके से मॉस रिमूवर का काम करता है, वीड नीटर के लिए भी, और मतलब वीड को क्लियर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कपड़ों में किया जाता है। और ब्लीच जो करते हैं वो मैक्सिमम वाइट कपड़ों को करते हैं, क्योंकि ये और ज़्यादा कपड़ों को सफ़ेद करता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ काफ़ी रहता है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा भी सॉल्ट फैमिली का ही एक मेंबर है। हाँ भाई, ये भी सॉल्ट फैमिली का ही मेंबर है। दुकान से कभी जाके आप लेके आओगे ना बेकिंग पाउडर को रख दोगे एक स्पून कहीं पे और दूसरा कॉमन सॉल्ट भी रख दोगे, तो क्रिस्टल का साइज़ देख के बेशक आप उनमें डिफरेंस कर लोगे, अदरवाइज़ कलर से आप कोई अंतर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि दोनों ही कॉमन सॉल्ट की फैमिली है भाई। सॉल्ट की फैमिली में बहुत से लोग कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं। तो बेकिंग पाउडर पतला है थोड़ा सा और नॉर्मल सॉल्ट जो है वो मोटा है। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट है। अब हम डिस्कस करते हैं बेकिंग सोडा कैसे बनता है भाई। तो सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, इसको जब हम यूज़ करते हैं किसके साथ में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन दोनों के साथ में इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस अमोनियम क्लोराइड के साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है यही आपका बेकिंग सोडा होता है, राइट। यही बेकिंग सोडा आपका बनता है। अब ये बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है ये भी जानना ज़रूरी है। सो बेकिंग सोडा मैक्सिमम जो है बेक, राइट, बेक से बन रहा है ना, और बेक कहाँ पर होता है, बेकरी में। तो जो भी सामान मैक्सिमम आप बेकरी में बनता हुआ देखते हो वो सारा कुछ इसी के हेल्प से बनता है भाई। छोटी सी ब्रेड इतनी बड़ी फूल जाती है, केक वगैरह कितना हल्का होता है और कितना बड़ा होता है। ये क्या करते हैं, जो फुलाने वाला काम है ये सब मैक्सिमम बेकिंग सोडा ही करता है। और इसीलिए इसका यूज़ ज़्यादातर बेकरी में ज़्यादा किया जाता है। शायद हो सकता है इसी वजह से इसका नाम बेकिंग सोडा रखा गया हो। ये भी सॉल्ट फैमिली का है, वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए खाने पीने में काफ़ी कॉमन है और यूज़ भी किया जाता है। और इसका अगर हम आगे भी थोड़ा सा इक्वेशन को समझें तो कई बार आ जाता है, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3 इसको क्या करें, हम हीट कर देते हैं। हीट का मतलब हमने गर्म किया, तो कौन सा रिएक्शन करेंगे बेसिकली, कुछ याद है आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ये हो जाता है सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट में डिफरेंस होके क्या क्या चीज़ें सेपरेट करेगा ये, प्लस वाटर एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिर से रिलीज कर देगा। इस तरीके से ये फॉर्म होता है। तो ये उस इक्वेशन का अगला स्टेप है। ये बेसिकली इसलिए कर दिया है, कई बार जो है क्वेश्चन आता है और इनकम्प्लीट इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे आप कंप्लीट करो, और इसके साथ साथ में आप इसे चाहो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी लिख सकते हो, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। और केमिस्ट्री में तो जितनी ज़्यादा इक्वेशन की प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब वहीं पे हम बात करेंगे अब इसके बाद वॉशिंग सोडा की। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द वॉशिंग सोडा, यानी कि कपड़े धोने वाला सोडा।
ये भी सॉल्ट फैमिली का ही मेंबर होता है। अब जब सॉल्ट फैमिली का मेंबर है तो ज़रूरी है कि हम इसको भी जानें। तो आखिर ये वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट यानी गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये फॉर्म होता है। और जब इसी सोडियम Na2CO3 का रिएक्शन हम 10H2O के साथ में रेड करवाएंगे तो ये क्या बनता है, Na2CO3.10H2O, यानी एक तरीके से हाइड्रेट हो जाता है ये। इस तरीके से क्या बनता है, ये आपका वॉशिंग सोडा फॉर्म होता है। तो वॉशिंग सोडा आपने देखा किससे बेसिकली बनता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने कहाँ पढ़ा था, बेकिंग सोडा में भी। तो कहीं ना देखे तो वो चेन वही होती है जो कंटिन्यू आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा जो है वो फॉर्म होता है। अब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैक्सिमम सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मैंने आपको ईज़िली तरीके से डिस्क्राइब किया है और मुझे पूरी ही उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आपको जो भी मैंने आज समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया होगा। और कंप्लीट हो गया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ, शेयर ज़रूर करना, जिससे कि हमारा ये वीडियो बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।